मेरे प्रिय मित्रों, एफईआईएस के इस दिसंबर 2020 के ऑनलाइन करंट अफेयर्स में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह दिसंबर 2020 का एडिशन है, लेकिन इसमें जो घटनाएं ली गई हैं वे सब के सब इससे ठीक पहले के यानी कि नवंबर 2020 के महीने की हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझे नियमित रूप से आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, क्योंकि लगातार नए नए स्टूडेंट जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए पुराने जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें बार बार यदि यह सुनना पड़ता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यह जो हमारा अंक है ये 3 भागों में फ्रेंड्स विभाजित होता है। पहले भाग के तहत हम लोग प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट मालूम पड़ती है घटनाएं उनको लेते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके घटनाएं ली जाती हैं। और तीसरा और जो आखिरी भाग होता है वह होता है संदर्भ का, रेफरेंस का। उसके तहत कुछ ऐसे वक्तव्य या कुछ ऐसे आंकड़े लिए जाते हैं जो एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकते हैं, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, मैंने यहाँ 3 अलग अलग भाग इसके बताए हैं, लेकिन ये तीनों भाग बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जब मैं कह रहा हूँ प्री के लिए, इसका मतलब है कि इसमें जो घटनाएं ली गई हैं उनका बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया गया है, उनके बारे में बहुत विस्तार के साथ नहीं बताया गया है। सामान्य तरीके से ही आपके सामने बातें रख दी गई हैं, क्योंकि संभावना ज़्यादा इस बात की है कि ये प्री में पूछे जाएंगे। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें उन घटनाओं को एनालिटिकल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की जाती है, या उसके ऐसे बिंदु आपको बताए जाते हैं ताकि आपके अंदर जो एनालिसिस की पावर है वह डेवलप हो सके, और उनके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मैं एक बार रिपीट करूंगा फ्रेंड्स कि ये तीनों अलग अलग होने के बावजूद काफ़ी कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। खासकर प्री और मेंस के जो अंक हैं या दो भाग हैं वे तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं। एक बात और, इसमें जितनी भी घटनाएं आपके सामने रखी जाएंगी, चाहे वो प्री की हों या मेंस की हों या रेफरेंस सेक्शन की हों, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ जो बातें बताई गई हैं बस एकमात्र यही आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। मेरी सलाह है कि आप लगातार न्यूज़ सुनते ही रहें, सुन ही रहे होंगे, अखबार पढ़ ही रहे होंगे, लगातार अखबार पढ़ते रहें, न्यूज़ चैनल्स भी देखते रहे होंगे, देखते भी रहें। उसके तहत 1 महीने के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं, और आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुनते होंगे, आप देखते होंगे कि उसमें से कई घटनाएं अब विस्तार के साथ बताई जाती हैं, ली जाती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही घटनाएं यहाँ ली गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि 1 महीने में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका डेली ऑडियो लेक्चर में जिक्र भी हुआ है, उनमें से भी अब कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा हम इसमें करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह जो हिस्सा है प्रोवाइड किए जाने का जनरल नॉलेज का, दोस्तों ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं तो सेलेक्टिव तरीके से करते हैं, है ना, कि जो महत्वपूर्ण है उन पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। और इनफैक्ट यहाँ जो घटनाएं आपको बताई जा रही हैं वो इस तरह की घटनाएं हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अदरवाइज सारी घटनाओं को आपको लेकर के चलना है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, और आप पाएंगे कि जो यहाँ घटनाएं ली जा रही हैं उनके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। और वे आपको जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या आगे चल कर के जो एग्ज़ाम होंगे उनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको शायद इस पर भरोसा भी होने लगेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए कहे क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स को शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो गए हैं, और इसके बीच में प्री एग्जामिनेशन भी हो चुका है, तो कुछ स्टूडेंट्स को इस बात का अनुभव भी मिल चुका होगा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं से। ध्यान से सुनिएगा। एक घटना है उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, अनुच्छेद 226 की इसमें चर्चा है।
देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या है, हम घटनाओं पर नहीं जाते हैं ना, उसमें चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है कि बिखर भी जाती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हाई कोर्ट के अधिकारों के बारे में चैलेंज किया गया था कि नहीं, हाई कोर्ट जो है ना केंद्र सरकार के कानूनों को निरस्त नहीं कर सकता, इस तरह की बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार है कि वे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को खत्म कर सकें। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इस तरह के कुछ अधिकार हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 226 226 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बात कही तो उन्होंने बाकायदे कोट भी किया है संविधान के अनुच्छेद 226 को। तो एक तो यह है कि उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में आपको एक तथ्य मालूम हो गया, और दूसरा अनुच्छेद 226 के बारे में भी आपको मालूम हो गया। कभी कभी होता यह है कि चूंकि ये घटना घटित हुई है तो प्री एग्जामिनेशन में हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। तो दोस्तों, दूसरी घटना है, भारत के 2 स्थल रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। रामसर साइट, ये 2 स्थल हैं। आगरा का है सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसका पुराना नाम था कीथम सूर सरोवर पक्षी विहार। और जो दूसरा स्थल है वो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील। महाराष्ट्र में है, झील का नाम है लोनार झील। और इस झील की विशेषता ये है कि कहा जाता है कि लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था, और उस उल्का पिंड के टकराने से, अब आप देखिए कि उतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा जब वो आसमान से गिरेगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इतनी स्पीड से गिरेगा, और वो जमीन पर गिरा तो वहाँ गड्ढा बन गया। बाद में उसमें पानी भर गया तो वो झील बन गई, तो इसे कहते हैं लोनार झील। तो यह उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, और यह देश की एकमात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड के टकराने से बनी है। तो ये दो नए स्थल रामसर में शामिल किए गए हैं। एक दो बात आपको और बताना चाहूँगा कि रामसर एक स्थान है जो ईरान में है। ईरान में ये स्थान है, और 1971 में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, खासकर आर्द्र भूमि वेटलैंड की रक्षा को लेकर के। भारत उस समय इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत इसमें शामिल हुआ है 1982 के बाद, 1982 में ही कहना चाहिए, बाद नहीं कहना चाहिए, 1982 में इसमें शामिल हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बाकायदे रामसर स्थल पर इंडिपेंडेंट आपको ऑनलाइन लेक्चर उपलब्ध कराया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें, इसीलिए मैं इस पर विस्तार से बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगली खबर है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होने वाले हैं, और इस खेल में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट शामिल किया गया है। ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रिकेट में आप भारत की जो स्थिति है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम केवल पुरुष क्रिकेट में ही नहीं बल्कि महिला क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है तो आप ये मान करके चलिए कि गोल्ड मेडल जीतने की संभावना थोड़ी सी अधिक हो गई है। लेकिन फिर भी ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। पहला ये है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं वो बर्मिंघम में होने हैं, यानी कि ब्रिटेन में होने हैं, और दूसरा ये है कि इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। दोस्तों, नवंबर के महीने में 2 तूफान ज़्यादा चर्चित रहे हैं। एक निवार, जो हमारे यहाँ भी तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आया था, और ये बहुत तेज तूफान माना गया था। ये था कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी, लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ, थैंक्स गॉड। इसका नामकरण किया था ईरान ने। ज्योग्राफी के लेक्चर के तहत बाकायदे एक छोटा सा लेक्चर है कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, आप चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा तूफान आया था, ये भी चक्रवाती तूफान था, एटा, जो मध्य अमेरिका में आया था, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच का जो हिस्सा है। आप देखेंगे कि दोनों महाद्वीप मैक्सिको से जुड़े हुए हैं। एक पतली सी आपको स्ट्रिप दिखाई देगी, पट्टी दिखाई देगी जो मैक्सिको है, और उसी के आसपास आपको कुछ देश मिलेंगे। चाहे तो आप एक बार बेहतर होगा कि एटलस में देख लें, जिसमें ग्वाटेमाला है, मैक्सिको तो है ही, निकारागुआ है, होंडुरास है, कोस्टारिका है, अल सल्वाडोर है। कभी कभी ये नाम आपको सुनने को मिल जाते होंगे। ये सब के सब मध्य अमेरिका में आते हैं। तो ये जो तूफान था एटा, ये इन देशों में आया था। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2-3 व्यक्तित्वों के नाम
बताना चाहूँगा जो नवंबर में बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखिए अब व्यक्तित्वों के बारे में पूछना लगभग बंद सा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारी तैयारी केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं होती। ये सब जानकारियाँ अगर आपके पास हों तो आप इनका इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर मुझे ये भी मालूम है कि आप केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही नहीं दे रहे होते हैं, स्टेट सिविल सर्विस में बैठते हैं और दूसरे भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वो भी थोड़ी सी मेरे दिमाग में बातें रहती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं 3 व्यक्तित्व आपको बता रहा हूँ। एक है मोहसिन फ़खरीज़ादे। मोहसिन फ़खरीज़ादे ये ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, चीफ एटॉमिक साइंटिस्ट रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक विस्फोट में इनकी हत्या की गई आप कह सकते हैं, और ईरान ने आरोप लगाया है कि ये जो हत्या है ये इज़राइल ने कराई है। और इज़राइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, बहुत ही फेमस है। मोसाद पूरी दुनिया में फेमस है और आधुनिकतम एजेंसी मानी जाती है मोसाद। ईरान का आरोप है कि इज़राइल की इस एजेंसी ने इनकी हत्या की है। अमेरिका का भी वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहने की बात करता है। यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले ट्रंप जी ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, और इस आधार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इस तरह से वो संधि का उल्लंघन कर रहा है और इससे विश्व शांति को खतरा है। भारत को भी इसका शिकार होना पड़ा था इस रूप में कि भारत ईरान से बहुत पेट्रोलियम आयात करता है, तो उसे अपने पेट्रोलियम आयात को स्थगित करना पड़ा था। इससे भारत और ईरान के संबंध भी थोड़े से शिथिल हुए थे। अब आप देखिए कि वहाँ के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई है। ईरान इसका आरोप इजराइल पर लगा रहा है, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की तरफ भी वो इशारा करता है। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ट्रंप की जगह अब जो बाइडेन जनवरी में राष्ट्रपति वहाँ के बन जाएंगे। और ये जो ईरान है ये हमारा मध्य पूर्व जो एशिया या मध्य एशिया या कह लीजिए कि जो पश्चिम एशिया है उसका एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और पूरे विश्व में आप यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो तनाव की स्थिति बनी हुई है ये इसी में बनी हुई है। तो इस तरह से ये जो हत्या है फिर से एक बार एशिया के इस भाग में जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें आप यूँ कह लीजिए कि आग लगाने का काम कर सकता है। देखते हैं कि ये घटना कैसे आगे क्या रूप लेती है, क्योंकि भारत का ईरान से संबंध रहा है और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पेट्रोलियम पदार्थों वाला एरिया है। आप जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम का आयात कितना अधिक करता है अपने देश में, तो इस दृष्टि से भारत के लिए भी ये घटना इनडायरेक्टली थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, अगला व्यक्तित्व है डिएगो माराडोना। नाम आपने सुना होगा, अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी, ग्रेट फुटबॉलर ऑफ अर्जेंटीना। आप देखिए कि इनके निधन पर अर्जेंटीना ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। बस आप इतना ही आपके दिमाग में हो तो मुझे लगता है कि काम चल जाएगा। अगला व्यक्तित्व है सौमित्र चटर्जी। ये हमारे बांग्ला फिल्मों के बहुत ही जाने माने अभिनेता रहे हैं। सत्यजीत रे की बहुत सी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इनके कंट्रीब्यूशन का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हम हिंदी वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये ज़रूर होती है कि हम जो दूसरी भाषा के जो महान फिल्मकार हैं उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन सौमित्र चटर्जी एक ऐसा नाम था जिसके बारे में फिल्मों की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति जरूर इनका नाम सुना होगा। फ्रेंड्स, एक स्थान है पट्टनम। पट्टनम, इसकी चर्चा थोड़ी सी हुई थी। इनसे संबंधित इस स्थान से संबंधित एक इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैंने वहाँ से इस सूचना को लिया है क्योंकि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली ये जो केरल का एक स्थान है कोच्चि, नाम आपने सुना होगा, उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर पर एक ऐतिहासिक गांव था पट्टनम। इसका उल्लेख जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है उनमें मिलता भी है। तो यहाँ काफ़ी समय से खुदाई चल रही थी, तो अभी खुदाई में ये पाया गया है कि लगभग 400 BC ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व, यह जो पट्टनम है एक ऐसी जगह थी जहाँ 30 विभिन्न संस्कृतियों के होने के प्रमाण मिले हैं।
30 अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग वहां थे, इसके प्रमाण मिले। इस तरह से एक अद्भुत जगह हो जाता है। उसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ 30 संस्कृति वाले देश कैसे हो सकते हैं। चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताइए 30 संस्कृति वाले कहाँ से आ गए, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं? सामान्यतः यह माना जाता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बाहर से लोग व्यापार के लिए आते होंगे, आयात निर्यात खूब होता होगा, तो लोग भी आते होंगे। तो ये माना जा रहा है कि ये जो स्थान है ये प्राचीन भारत में आयात निर्यात या कह लीजिए व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आपको 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, पट्टनम स्टेट कौन सा है? केरल। और क्यों प्रसिद्ध है? कि यहाँ 30 विभिन्न संस्कृतियों के होने के प्रमाण मिले 400 BC में। बस इतना, 2-3 बातें इतना आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगली जो घटना है वो है ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेकर, हरित औद्योगिक क्रांति। डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की थी। अब आप देखिए कि हरित औद्योगिक क्रांति क्या है ना। इसकी घोषणा ब्रिटेन ने की है और इसके तहत उसने 10 सूत्रीय अपने कार्यक्रम बताए हैं। आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी ब्रिटेन में हुआ था और कभी कभी ये प्रश्न पूछा भी जाता है आपके जनरल स्टडीज मेंस के फर्स्ट पेपर में कि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी, लोगों की जिंदगियां बदल दी और सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है पर्यावरण को किया। धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है और आज पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप देखिए कि जब भी पर्यावरण को बचाने की बात होती है तो उद्योगों को बंद किया जाए या उद्योगों में जो एनर्जी खपत हो रही है, चाहे वो कोयले के द्वारा एनर्जी हो रही है, चाहे डीजल और पेट्रोल के द्वारा एनर्जी पैदा की जा रही है, उसको रोकने की बात होती है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन की देन थी और अब हरित औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत ब्रिटेन ने की है। एक अच्छी बात है, आप इसे जोड़ सकते हैं या हो सकता है कि इसको मिलाकर के कोई तुलनात्मक प्रश्न भी पूछ लिया जाए, डोंट नो। हरित औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग तो रहेंगे, उद्योग बंद नहीं होंगे, लेकिन वो जो उद्योग होंगे वो हरित होंगे, ग्रीन होंगे। तो जब हम ग्रीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर पर्यावरण पर मेरे जब लेक्चर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन से संबंधित एक अलग से लेक्चर है, ग्रीन ऑडिटिंग और ग्रीन इंडस्ट्रियल और इस तरह के ढेर सारे ग्रीन फाइनेंस, इस तरह के शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं। इसका मतलब है कि उद्योग जो अभी प्रदूषण फैला रहे हैं उनका संचालन इस तरीके से होगा कि प्रदूषण न फैले। इसका मतलब है कि कोयले पर आधारित जो ऊर्जा है वो बंद हो सकती हैं, जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चल रही हैं वो बंद हो सकते हैं, हवाई जहाज भी पेट्रोल वगैरह से चलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग तरह का फ्यूल होता है, वो आप उसकी जगह पर कुछ दूसरा लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि विमान चलने बंद हो जाएंगे और उद्योग बंद हो जाएंगे और गाड़ियां बंद हो जाएंगी, नहीं, उनके विकल्प सुझाए जाएंगे। और वो विकल्प भारत भी आप जानते हैं कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके लिए भारत कितना ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके तहत इंग्लैंड ने जो घोषणाएं की हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैंने इसे प्री में लिया है, लेकिन आप इसे मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्यावरण पर क्वेश्चन आता ही आता है और इस तरीके से आप पर्यावरण वाले अपने टॉपिक को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, इसके तहत ब्रिटेन ने क्या किया है। उसने ये कहा, घोषणा की है कि 2030 तक इंग्लैंड में पेट्रोल डीजल वाले कारों की बिक्री बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। 2030 तक 10 सालों में पूरे के पूरे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी। उसकी जगह कोई दूसरे विकल्प आएंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी से चले, वो बैटरी से चले। अब देखते हैं कि क्या होता है। पूरा देश 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो जाएगा। 2050 तक देश में कार्बन का कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात है। यहां तक कि जो विमान और जहाज जो चल रहे हैं, देखिए, जब मैं विमान कर रहा हूं तो आकाश में उड़ने वाले, जब जहाज कहा जा रहा है तो स्टीमर समुद्रों में चलने वाले, इनका संचालन हाइड्रोजन से होगा, पेट्रोल डीजल से नहीं होगा। वहां भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। अधिकांश लोग साइकिल का उपयोग करेंगे, मतलब जो गाड़ियां चलती हैं, कार और ये दूसरे वाहन जो चलते हैं, ये कम हो जाएंगे, साइकिल का उपयोग करने लगेंगे। सन 2025 तक देश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। थर्मल पावर यानी कि जो कोयले से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं,
थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए जाएंगे 2025 तक। 25 में तो अब कुछ भी समय शेष नहीं है। और ये जो परमाणु संयंत्र हैं और जो उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इनके विकास पर जोर दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इन्हें डेवलप किया जाए, क्योंकि देखिए जब आप थर्मल पावर प्लांट बंद करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको उसकी जगह ऊर्जा के कोई दूसरे साधन तो तलाश करने पड़ेंगे ना। तो उसमें आप कह लीजिए परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया गया है कि हम उसकी जो पूर्ति होगी वो इससे कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स। मुझे लगता है कि ये आपको मज़ेदार लगा होगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स 5 शब्द हैं। ब्रिक्स सभी जो इसके मेंबर हैं उन देशों के जो शुरू के एक एक अक्षर है उनको लेकर के ब्रिक्स बना है। बेहतर होगा कि आप देखें कि ये शब्द किन किन देशों के पहले अक्षर से बना हुआ है। मैं हालांकि बता चुका हूँ, डेली ऑडियो लेक्चर में भी मैंने बताया, लेकिन इतनी मेहनत आप अपने ढंग से कर लें। इसका अभी 12वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, और अब जो 13वां शिखर सम्मेलन होगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भारत में होगा। अगले साल भारत में शिखर सम्मेलन होगा। और आपको शायद ये सिस्टम मालूम होगा कि हर साल अलग अलग देशों में होता है, तो जिसे अध्यक्ष बनाया जाता है वही शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। इसका मतलब है कि 13वें शिखर सम्मेलन की जो अब मेजबानी करने वाला देश है वो है भारत। तो चूंकि अब भारत को इसकी मेजबानी मिली, अध्यक्षता मिली है, तो आपको ये बात थोड़ी सी जाननी चाहिए। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दे दी है, राष्ट्रपति जी को दे दी है। संविधान के तहत वित्त आयोग की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इस पर मेरा पूरा लेक्चर है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आगे चल करके आप सुनेंगे। इसकी जो 2-3 इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं उनकी मैं आपको चर्चा यहाँ उनके बारे में बताना चाहूँगा। कि पहली बात तो ये है कि जो ये आयोग है, इसकी जो सिफारिशें हैं जब मानी जाएंगी या जो भी परिवर्तन किया जाए, याद रखिए कि सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः देखा गया कि सिफारिशें मान ली जाती हैं। इसने ये सिफारिश की है कि राज्यों को 41% राजस्व का हिस्सा दिया जाए, यानी कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल करती है उसका 41% राज्यों को दिया जाए। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले का जो वित्त आयोग था 14वां, उसने 42% देने की बात कही थी और वो मान भी ली गई थी और सरकार 42% दे रही थी। उसमें से 1% अब इस आयोग ने कम कर दिया है, 41% की सिफारिश की है। दोस्तों, अब आखिरी एक स्थान का नाम है किम्बरले। शायद आपने किम्बरले का नाम सुना होगा। जब भी किम्बरले की बात होती है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करता है साउथ अफ्रीका के हीरे की खदान, डायमंड की खदान। बहुत ही फेमस खदान है वो डायमंड की। लेकिन यहाँ मैं जिस किम्बरले की बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया की खदान है। इस खदान का नाम भी किम्बरले है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा गया तो उसमें साउथ अफ्रीका का विकल्प जरूर दिया जाएगा। ये जो खदान है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पिंक डायमंड निकलते हैं, गुलाबी हीरे निकलते हैं, गुलाबी रंग के। और दुनिया में जितने भी गुलाबी रंग के हीरों का उत्पादन होता है उसका 90% सिर्फ किम्बरले में होता है, और ये किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में है। ये खदान अब बंद हो गई है, इसमें से अब हीरे निकलने बंद हो गए हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1979 में हुई थी। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक तो यहाँ पिंक डायमंड निकलता है, और जो पिंक डायमंड वाली जो हीरे की खदान है वो किम्बरले में है, और ये जो किम्बरले है ये ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि इसमें आपसे गड़बड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी नवंबर 2020 की। रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि सेलेक्टेड इवेंट्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपेक्षाकृत थोड़ी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं। तो दोस्तों, प्री के बाद आइए अब हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से, और इसके बारे में आप जानते हैं कि एक समझौता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो खासकर अखबारों में RCEP के नाम से जाना जाता है, लिखा भी जाता है, और शायद इसी नाम से आप भी जानते होंगे। ये आपके इंटरनेशनल अफेयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि फ़िलहाल टॉपिक है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, और
अगर आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं भी हो रहे हों तब भी इसके बारे में आपको कुछ न कुछ तो मालूम होना ही चाहिए। इसीलिए आपकी इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस पर अब कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, इसका नाम है रीजनल। रीजनल ये वैश्विक नहीं है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वैश्विक है, ये वैश्विक नहीं है, ये रीजनल है, यानी कि क्षेत्र से ही इसका संबंध है। तो जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र? तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है दोस्तों वह है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच, या इसको मिला लीजिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके बीच में। अब आप देखिए कि क्या है, कंप्रिहेंसिव, व्यापक, ये एक तरह की व्यापक भागीदारी है, पार्टनरशिप है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो जो व्यापकता लिए हुए है, कंप्रिहेंसिव है, वो देखिए दो अर्थों में हो सकता है। एक तो अगर आप इसमें से इकोनॉमिक शब्द को हटा दें तो फिर है कि भाई व्यापक साझेदारी है, तो वो डिफेंस के क्षेत्र में भी हो सकता है, और वो कल्चर के क्षेत्र में भी हो सकता है, सोशल क्षेत्र में भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ये जो व्यापकता है ये सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित है, आर्थिक क्षेत्र। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो व्यापक जो भागीदारी की जा सकती है वो है। और आखिरी शब्द है पार्टनरशिप। जब आप पार्टनरशिप के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस में पार्टनर बनते हैं या आप बनेंगे तो ये देखा जाता है कि इसमें विन विन की सिचुएशन हो, यानी कि दोनों को लाभ हो। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक को लाभ होगा और दूसरा नुकसान में रहेगा, तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पार्टनरशिप है या यह जो संधि है, समझौता है, एक ऐसा समझौता है जो उस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक व्यापक पार्टनरशिप को सुनिश्चित करता है। यह मेरे समझ से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहां जरा सा फ्री शब्द पर मैं आपको इसलिए ले जाना चाह रहा हूं कि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ। देखिए, आप बहुत से अच्छे तरीके से जानते हैं कि वैश्विक उदारीकरण से पहले हर देश जब कहीं से सामान आयात करता था तो उस पर टैक्स लगाता था, और टैक्स लगाने के कारण विदेशों से आई हुई वस्तु महंगी हो जाती थी क्योंकि उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ये फ्री ट्रेड क्या है? और वैश्वीकरण भी यही है। उदारीकरण, वैश्वीकरण शब्द अगर मैं कहीं बोल जाता हूं तो आप उसे उदारीकरण लीजिए, दोनों में थोड़ा फर्क है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण ये है कि भाई आप ये टैक्सेस वैक्सेस कम करेंगे, पूरी दुनिया एक ही बाजार बन चुकी है, तो अब आप खत्म कीजिए, फ्री फ्लो होने दीजिए वस्तुओं का, सेवाओं का, लोग आए जाएं, जहां से ठीक समझे वहां से खरीदें। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये जो RCEP है इसके केंद्र में जो बात है वो यही है कि इसके तहत जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे तो समझौते के मुताबिक इसके तहत 20 वर्षों के भीतर सभी तरह के सामानों पर, सभी तरह के सामानों कहा जाता है, जनरली कुछ लोग 2/3 सामान भी कहते हैं, अधिकांश सामान आप कह लीजिए, सामानों पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जो आप आयात शुल्क लगाते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिन देशों के साथ आपका समझौता हुआ है वहां से अगर कोई सामान आ रहा है आपके यहाँ तो आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक इसी तरह से आपके यहाँ से भी जब उन देशों में सामान जाएगा तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्री फ्लो हो गया। आप सीमा शुल्क खत्म कर देंगे। इसमें बाकायदे बौद्धिक संपदा, दूर संचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स, व्यावसायिक सेवाएं, ये सब शामिल होंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि टैक्स खत्म करने की बात है। मेरी समझ से ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कि इसमें हैं कौन कौन से देश, क्योंकि तभी आप सही तरीके से लॉजिकली अपनी बात रख पाएंगे। एक तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ा समूह है वो आसियान देशों का है। आसियान एक संगठन है जिसमें 10 देश हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकायदे इस पर ऑनलाइन में अलग से एक लेक्चर भी है, अगर आप चाहें तो आप उसे सुन सकते हैं। इन 10 देशों में कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया,
इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। भले ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन अब इसमें तो आप देखिए कि सिंगापुर है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं और ये सब हमारे आसपास के ही क्षेत्र हैं। अगर भारत अपने लुक ईस्ट की पॉलिसी को लेकर के चलेगा तो सारे देश लगभग लगभग इसमें शामिल हो जाएंगे, राइट। और 5 दूसरे देश भी हैं। ये 5 देश आपको याद रहने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो एक तरफ के हो गए। आप ये देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके बाद 3 ऊपर की तरफ के, जिससे आप कह लीजिए हम फॉरेस्ट में जाकर के कहते हैं, फॉरेस्ट कंट्रीज, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। जब भी कोरिया की बात आए ना तो आप मान करके चलिए कि वो दक्षिण कोरिया ही होगा। आप जानते हैं कि उत्तरी कोरिया में तो तानाशाही शासन है, तो उनका समझौते से कोई लेना देना है नहीं। तो जब भी कोरिया की बात आए तो दक्षिण कोरिया। तो ये 5 दूसरे देश हो गए जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो 10 तो ये आसियान के कंट्रीज हो गए और 5 ये हो गए। 15 देशों ने अभी आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बात जो आपको और दिमाग में रखनी है, खासकर इस संगठन को लेकर के, इस समझौते को लेकर के कहना चाहिए कि अब आप देखिए इसमें चीन शामिल है, तो उसके पास पॉपुलेशन बहुत है। तो वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन, लगभग 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें शामिल हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30% जीडीपी का भी ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पॉपुलेशन के बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल पैरेलल जीडीपी भी है, 30% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी। और इस तरीके से ये विश्व का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक बन गया है, 30% पॉपुलेशन। इमेजिन कीजिए कि यदि भारत भी इस पर हस्ताक्षर कर दे इस समझौते पर, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी, राइट। तो 30% अभी, जबकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, 30% पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है और 30% जीडीपी को ये कवर कर रहा है। तो ये दोस्तों इस समझौते के बारे में एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है जो बहुत ही बेसिक, इसका आप कह लीजिए। अब आपको देखना है कि क्या आप जान चुके हैं कि संगठन क्या है और आप ये जान चुके हैं कि समझौता क्या है और उस समझौते के अंतर्गत क्या होगा। सीधी सी बात है कि जो समझौते वाले जो देश होंगे उनके यहाँ बिल्कुल वस्तुओं का आवागमन, कुछ सेवाओं का आवागमन बिल्कुल फ्री रूप में होता रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए। अब हम आते हैं कि भारत ने सिग्नेचर क्यों नहीं किए, भारत के अपने एप्रीहेंशंस क्या है, उसकी आशंकाएं क्या हैं और उसको इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा और क्या इसके आधार हो सकते हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम आते हैं कि भारत ने इस पर सिग्नेचर क्यों नहीं किए। पिछले साल भी इस पर सिग्नेचर हुए थे, भारत पिछले साल भी इससे अलग हो गया था और अभी जो हुआ है उसमें भी भारत अलग हो गया है, लेकिन भारत के लिए बाकायदे दरवाजे खुले हैं। भारत कभी भी इस पे सिग्नेचर कर सकता है। अब भारत के जो एप्रीहेंशन है वो आप देखिए दोस्तों। भारत का जो सबसे बड़ा जो एप्रीहेंशन, उसकी जो आशंका है वो ये है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो विदेशों से जो आने वाला सामान, यानी कि इन देशों से जो आने वाला सामान है, वो भारतीय बाजार को पाट देगा और इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने 2010 में आसियान देशों के साथ, जो 10 देश हैं, मुक्त व्यापार समझौता किया है। उस 10 देशों के साथ तो उसका मुक्त व्यापार समझौता है ही। और उसके बाद से जो बागवानी किसान हमारे यहाँ के थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनका सामान हमारे यहाँ आने लगा और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी अभी बहुत कम है, चाहे बागवानी की बात हो, चाहे कृषि की बात हो। हम विदेशों की तुलना में बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, और दूसरे बहुत से रीजन हैं आप जानते हैं। तो हमारे बागवानी किसानों को नुकसान हो गया। और अगर अब हमने ये साइन कर लिया तो अब आप देखिए कि चलिए आसियान देशों के साथ तो जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे देश हैं उनका सामान हमारे यहाँ आने लगेगा। और आप देखिए कि उनमें से चीज़ें कौन कौन सी हैं। वियतनाम से इतना सस्ता चावल हमारे यहाँ आने लगेगा कि हमारे किसानों के चावल का क्या होगा, वो नहीं टिक पाएंगे। ये अलग अलग देशों के लिए याद रखिएगा। वियतनाम से सस्ता चावल आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से सस्ता गेहूं आ जाएगा, न्यूजीलैंड से डेयरी का सामान आ जाएगा, सस्ता दूध और मक्खन, ये सब कह लीजिए डेयरी सामग्री आ जाएगी, और चीन से सस्ता कपास आ जाएगा।
अब आप देखिए कि क्या क्या आ रहा है। डेयरी उद्योग हमारा प्रभावित हो जाएगा, गेहूं का क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा, चावल, गेहूं और चावल तो हमारे दो मुख्य खाद्यान्न हैं, ये प्रभावित हो जाएंगे, कपास प्रभावित हो जाएगा, और यहां तक कि वहां से जो विनिर्मित वस्तुएं जैसे मोबाइल वगैरह हैं उनसे पूरा का पूरा हमारा बाजार पट जाएगा। तो हमारे उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आप सोच सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक तरीके से बहुत ही, आप कह लीजिए कि स्पष्ट स्थिति है कि वो इस पर साइन नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम इन 15 देशों को देखते हैं तो इनमें से 10 के साथ तो भारत का ऑलरेडी समझौता है ही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता है। तो 15 में से 12 के साथ तो हमारे समझौते हैं ही। अब ये 3 देश बच जाते हैं जो हमारे समझौते से बाहर है, बस यही तो है ना, बात खत्म हो गई। तो भारत इसमें कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं देख रहा है। यह बात आपको इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि जब आप इसके विपक्ष में जब बात करेंगे तो फिर लोगों को लगता है कि भारत तो इस पूरे के पूरे जो ब्लॉक है, 15 लोगों के ब्लॉक से बिल्कुल अलग हो गया, अलग थलग पड़ गया। लेकिन क्या सच में वो अलग थलग है? क्योंकि इनमें से 12 के साथ तो ऑलरेडी उसके समझौते हैं, 3 नहीं है तो कोई बात नहीं है। और चीन के साथ जो भारत के तनावपूर्ण संबंध है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि जब आसियान के साथ हमने समझौता किया, मुक्त व्यापार समझौता, तो इसके बाद से लगातार इन देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता गया है, क्योंकि इन देशों का सामान सस्ता है तो हमारे यहां खूब आ रहा है। दूसरे देशों के साथ भी अगर आप देखें कि चीन के साथ, तो चीन के साथ हमारा बहुत ज्यादा व्यापार घाटा है। वहां से हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर पा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा व्यापार घाटे में हैं। और अगर हमने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो फिर हमारा व्यापार घाटा तो बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि सर के ऊपर से पानी ही गुजर जाएगा, हम संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा व्यापार घाटा हो जाएगा। तो दोनों स्थितियां हो गई, एक तो हमारे किसान और हमारे जो उद्योग हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, और दूसरा यह है कि हमारा व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में भारत कैसे इस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो उसे बहुत ही सोच समझ कर चलना चाहिए और चलना होगा। और इसीलिए भारत बहुत, आप यूं कह लीजिए कि धीरे 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 अपने कदम बढ़ा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के लिए। देखिए इसमें आपको बहुत से पॉइंट्स मिलते जाएंगे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है आपसे टॉप मोस्ट चीज़ें चाहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। छुटपुट तो फिर और भी दूसरे आपको बहुत से पढ़ने को और जानने को मिल जाएंगे। अब हम इसके विपक्ष में आते हैं कि भारत ने ऐसा करके क्या नुकसान उठाया है। पहली बात तो यही कही जाती है कि इतने बड़े ट्रेड ब्लॉक से भारत अलग हो गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन 15 देशों में सबसे शक्तिशाली देश फिलहाल कौन है? चीन है, आप कह लीजिए, जापान भी है लेकिन चीन है। तो चीन का जो प्रभुत्व है अब इनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन के साथ इनका मुक्त व्यापार होता रहेगा। तो चीन की दादागिरी बढ़ जाएगी, और इस पूरे क्षेत्र में आप देखते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो चीन अपने प्रभुत्व को बढ़ाता चला जा रहा है और बढ़ाना चाह रहा है, उसमें उसकी बहुत मदद हो जाएगी और भारत एक तरीके से पिछड़ जाएगा। भारत की इससे लुक ईस्ट की जो पॉलिसी है वो भी थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी। भारत के संबंध इन देशों के साथ थोड़े से शिथिल होने लगेंगे। भारत के साथ संबंध शिथिल होंगे, इसका मतलब है कि चीन के साथ मजबूत होंगे। तो यह भी बाकायदे एक आशंका व्यक्त की जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह भी है कि ठीक है, भारत इनके आयात को तो कम कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उसके निर्यात पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है 15 देश, ये आपस में व्यापार करेंगे। मुक्त व्यापार समझौता किया, भारत के साथ एक कम व्यापार करना चाहेंगे। तो चलिए, भारत तो आयात करना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन निर्यात तो करना चाह रहा है ना। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा नारा है वो यही तो है कि हम आयात को कम करें लेकिन निर्यात को तो बढ़ाएं। तो निर्यात कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये तो व्यापार करना चाहेंगे नहीं। तो इस रूप में यह है कि पहला पॉइंट यह है कि चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा, और दूसरा पॉइंट यह है कि भारत का निर्यात भी इससे प्रभावित होगा। भारत ये ना सोचे कि उसकी अभी जो स्थितियां हैं वो ज्यों का त्यों चलती चली जाएंगी, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों, आपको दूसरे पॉइंट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे होंगे, वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो 200-250 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, तो मैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दे करके एक तरीके से भटकाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने सिंपल पॉइंट होते हैं ना कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, तो अब भारत को क्या करना चाहिए?
जो एक सजेशन दिया जा रहा है वो ये है कि ठीक है, भारत के लिए पहली बात तो ये कि दरवाजे खुले हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, भारत देखे, इन बातों को समझे, क्योंकि इसमें ये जब कदम भी जो उठाया जाना है वो अभी 2 साल बाद उठाया जाना है, धीरे 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 करके होना है, 20 सालों में धीरे धीरे ये होना है। तो ठीक है, भारत अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए, वो ठीक भारत कर रहा है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि देखिए, भारत चूंकि अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, विश्व में व्यापार चल रहा है, तो भारत को चाहिए कि वो अपने स्किल को बढ़ाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। कब तक हम डरते रहेंगे कि वहाँ गेहूं सस्ता हो रहा है, वहाँ स्टील सस्ता हो रहा है, वहाँ चावल, वहाँ का चावल सस्ता है, वहाँ का डेयरी उद्योग बहुत उन्नत है। हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ प्रतिस्पर्धा को महत्व दे करके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके, कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अभी बहुत कम है। अगर हम कृषि को ही ले लें तो जो इंटरनेशनल जो मापदंड है उसकी तुलना में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 60% है, 60%। यहाँ तक कि हम चाइना से भी बहुत पीछे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने को मजबूत बनाएं, क्योंकि भारत का जो मार्केट है वो अपने आप में, भारत की इतनी बड़ी ताकत है कि कोई देश सामान्य रूप में तो भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह है RCEP पर मेरी ओर से आपको दिए गए कुछ बिंदु, राइट। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं लव जिहाद, जिसके बारे में शायद आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे और आपको लगता होगा कि हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लव जिहाद। दोस्तों, लव जिहाद के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? देखिए, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपकी जो जानने की सीमाएं हैं वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी जान रहे हैं, कुछ भी जान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके अपने ओपिनियन चाहे जो भी हो, आप इसे सही मानते हो, गलत मानते हो, वो चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो संविधान सम्मत होनी चाहिए, राइट। तो उसी दृष्टि से मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। आपको मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस पर अध्यादेश जारी कर चुकी है। दूसरे जो राज्य हैं वो लव जिहाद के विरुद्ध कानून बना रहे हैं, और उस कानून में यही है कि मतलब मूल रूप में अगर आप कहें तो कि आप विवाह के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, और वह भी जबरदस्ती। यानी कि आप किसी को इसलिए धर्म परिवर्तन करने को बाध्य करें कि वह धर्म परिवर्तन करे और फिर विवाह करे। इसके लिए जो अध्यादेश में भी जो व्यवस्था की गई है, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। याद रखिए, आप कर सकते हैं। तो जब आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो उसकी व्यवस्था की गई है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के अध्यादेश को लें तो आप 2 महीने पहले बाकायदे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इसकी सूचना दीजिए कि आप धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और क्यों करना चाह रहे हैं इसके बारे में आप बाकायदे बताइए, और फिर आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म परिवर्तन को गलत ही ठहराया गया, उसके लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई है। यह आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह धर्म परिवर्तन को बिल्कुल रोकने वाला अध्यादेश नहीं है, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, राइट। लव जिहाद क्या है दोस्तों? अब इसके ऊपर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बताऊं कि ये क्या है और कैसे है, कहाँ से आया है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो लव जिहाद शब्द जो आया है, ये सबसे पहले साउथ से इसकी शुरुआत हुई है, केरल वगैरह से इसकी शुरुआत हुई है। वहाँ खासकर जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च के जो बिशप काउंसिल थे, चर्च ने वहाँ ये चिंता जाहिर की थी कि यहाँ बहुत से ऐसे ईसाई धर्म वाले लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करके और मुस्लिम बनाया जा रहा है, और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनकी जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हो सके। ये साउथ से ये शब्द आया और वहाँ लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। और जब वहाँ लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया तो बाकायदे ये सब मामले कोर्ट वगैरह में भी गए, और कोर्ट में भी ये बात कही गई, बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ये कहा कि भाई इन सब की जांच होनी चाहिए। और ये लगभग 2009-10 के आसपास की बात है।
और आरोप लगाया गया कि ये जो धर्म परिवर्तन करा करके जो विवाह की बात कही जा रही है, ये बाकायदे एक संगठित रूप में किया जा रहा है और धोखा दे करके किया जा रहा है। देखिए, वैसे भी धोखा देना अपराध है, वहां से ये लव जिहाद शब्द चला है। ठीक है, अब आइए हम कुछ दूसरी चीजों को देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपको जानने चाहिए। अब हम विवाह को लेते हैं कि विवाह के संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई है हमारे यहाँ। देखिए, जब दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करते हैं, क्योंकि यहाँ उसी से संबंधित है, तो उनके लिए बाकायदे एक कानून है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके तहत दो अलग अलग धर्म के लोग बाकायदे विवाह कर सकते हैं, प्रतिबंधित नहीं है। आप जानते हैं कि अगर हिंदू धर्म के लोगों को विवाह करना है, हिंदू धर्म तो हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके तहत आप कर सकते हैं। मुस्लिम अपने परंपराओं के आधार पर विवाह कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दो अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा विवाह करने पर कोई रोक नहीं है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और अभी भी रोक लगाने की बात नहीं की जा रही है, यह भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसकी एक प्रक्रिया है। अब आप देखिए कि प्रक्रिया क्या है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, किसी को जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो कानूनन तो वैसे भी अपराध है। जैसे अगर आप देखें कि आईपीसी की धारा 366 के तहत अगर किसी का आप जबरदस्ती अपहरण करते हैं तो उसमें आप को सजा हो सकती है। गलत आप एफिडेविट देते हैं, उसमें सजा हो सकती है। अगर आप उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं, अपने धर्म के बारे में झूठ बोलते हैं, वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई बात अगर आप छुपाते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो इन सब के तहत पहले से ही भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है। और अगर आप किसी को झूठ बोल करके धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं तो सीधी सी बात है कि उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यह हमारी स्थिति है। अब हम थोड़ी सी संवैधानिक स्थिति को देखते हैं कि संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत क्या है। कि पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो विवाह और तलाक के जो मामले हैं, ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केवल केंद्र नहीं है, केवल राज्य नहीं है, बल्कि दोनों अपने अपने ढंग से कानून बना सकते हैं। तो अब राज्य अपने ढंग से कानून बना रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पर आगे चल करके क्या होता है। ठीक है, संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है 25, चूंकि हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं तो इसमें धर्म शामिल है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो इस रूप में धर्म को परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता है। और जब हम विवाह के बारे में आते हैं तो बाकायदे ये व्यवस्था है कि दो विभिन्न धर्म के लोग विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है उसके तहत यह भी दिया गया है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप ऐसा नहीं है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करें, नैतिकता को नुकसान पहुंचाएं और स्वास्थ्य को खराब करें और हमारे जो दूसरे मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन करें। इसकी अनुमति नहीं है। अब आप देखिए कि जो लव जिहाद है उसमें कौन सी बात है। अध्यादेश में भी यही बात कही गई है कि आप अगर दबाव डालते हैं, अगर आप जालसाजी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, अपहरण करते हैं, तो ये सब अपराध माने जाएंगे। इसीलिए कह दिया गया 2 महीने पहले आप डीएम से परमिशन लें। तो दोस्तों, लव जिहाद के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो जानने ही चाहिए थे उनकी चर्चा मैंने यहाँ आपसे की है। अब आपको ढेर सारे आर्टिकल्स लगातार इस विषय पर पढ़ने को मिलते रहेंगे, आप उनको पढ़ते रहिए। और जो अपना दिमाग आपको इस पर स्थिर करना है कि आपको कौन सी अप्रोच लेकर के चलनी है, उसके बारे में आप विचार करते रहिए। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं अपने विचार आप पर ला दूंगा नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। आप देखिए कि आप इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। दोस्तों, जो तीसरा है वो है ओटीटी पर निगरानी। इसके बारे में भी आपने देखा है कि नवंबर महीने में काफ़ी चर्चा हुई है। डेली ऑडियो लेक्चर में भी हमने इस पर बात की है। ओटीटी, ओवर द टॉप, खासकर कोरोना के दौर में इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है।
नेटफ्लिक्स का नाम, अमेजन का नाम, जी5, ये दुनिया भर के ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, फोरम आ गए हैं आप कह लीजिए, और रीजनल चैनल्स तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और ये माना जा रहा है कि लगभग लगभग 100 इस तरह के ओटीटी अभी भारत में चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि भारत में ओटीटी को नियंत्रित करने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। फिल्मों के लिए तो है, आप जानते हैं, बाकायदे हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड है, लेकिन ओटीटी के लिए नहीं है। इस बीच में ये बात बहुत तेजी से उठी कि ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहा है, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो स्टोरी फॉर्म में हो, चाहे दृश्यों के रूप में हो, वे सही नहीं है। कुछ दृश्य बिल्कुल राष्ट्रद्रोह जैसी दिखाई देती है, अश्लीलता की बहुत ज़्यादा भरमार है, दृश्यों के रूप में भी, डायलॉग के रूप में भी। तो इसको लेकर के जब लगातार आवाज़ उठने लगी तो फिर सरकार ने इस पर विचार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार से कहा कि आप इस पर कुछ कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बताइए, हम फिर किसी एजेंसी को ये काम सौंपेंगे। इसका मतलब है कि सरकार अपने आप में सुरक्षित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो उसके तहत फिर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, और उसमें ये कहा गया कि नहीं, इनका जो कंटेंट है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। जो एक स्टोरी फॉर्म में आप देखते हैं, चाहे वो आप वेब सीरीज़ देखें या फिल्में देखें जो सीधे सीधे ओटीटी पर रिलीज होती हैं, चाहे फिर वो न्यूज़ से संबंधित मामले हों, तो इनको बकायदे अब सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है। सरकारी नियंत्रण में उस तरीके से नहीं, लेकिन सरकार बकायदे इस पे निगरानी रखेगी। इसके लिए जो मंत्रालय निश्चित किया गया है वह है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। याद रखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और उसको यह अधिकार मिल गया है कि इसमें जो भी कंटेंट आ रहा है, यानी कि जो भी सामग्री आ रही है, उसको वो रेगुलेट करे, उसको वो ध्यान से देखे, और जहां आवश्यक मंत्रालय समझता है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए। दोस्तों, इसको लेकर के भी अब बात होने लगी है, क्योंकि देखिए, यह भारत में जो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाला एक प्रतिबंध दिखाई देगा। एक और भी बात हुई थी कि नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई थी, द सुटेबल बॉय, जो विक्रम सेठ का लिखा हुआ उपन्यास है, उस पर वो वेब सीरीज बनाई गई थी। उस वेब सीरीज में एक दृश्य था कि मध्य प्रदेश की एक जगह है माहेश्वर, जो अहिल्याबाई, हमारी जो होलकर, अहिल्याबाई होलकर जो शासिका रही हैं, उनका क्षेत्र है, और वो बहुत ही धार्मिक क्षेत्र माना जाता है। वहाँ मंदिर के बैकग्राउंड में एक चुंबन का दृश्य दिखाया गया, उसको लेकर के बाकायदे नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसे अश्लील माना गया। उसको लेकर के कि फिर एक बहस चली। अब सवाल ये है कि जब आप ओटीटी पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करते हैं तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जाने वाला नियंत्रण मान लिया जाता है, और जब आप इसे मुक्त रूप से चलने देते हैं तो वो अश्लीलता और राष्ट्रद्रोह और ये कल गलत समाचार वो भी शामिल है इसमें, वो इतने ज़्यादा होने लगते हैं कि समाज में बिल्कुल अव्यवस्था फैलने का डर हो जाता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाती है, लोग गलत फहमियों के शिकार होने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के सामने कहीं न कहीं एक बहुत विचित्र का तरह का धर्म संकट है। तो इसीलिए इसके बारे में सिर्फ सीधे सीधे दो पक्ष बन गए। एक वह पक्ष जो इसके समर्थन में है कि नहीं, इन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, और दूसरा पक्ष है कि अगर आप इस पर नियंत्रण लगाते हैं तो सीधे सीधे आप रचनात्मकता पर नियंत्रण लगा रहे हैं, या यूं कह लीजिए किसी सीधे प्रेस पर लगाए जाने वाले नियंत्रण से जोड़ लिया जाता है। अब यहां बात फिर से एक उठती है कि जब फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो ओटीटी के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर हम अमेरिका जैसे देश की बात करें तो अमेरिका के में एक ऑर्गेनाइजेशन एफसीसी, उसके पास बाकायदे वहाँ का जो रेडियो है, वहाँ के जो टीवी हैं, वहाँ के जो सैटेलाइट हैं, वहाँ के जो केबल चलते हैं, उनको रेगुलेट करने का अधिकार है। तो जब अमेरिका में ये चीज बातें हो सकती हैं, जो डेमोक्रेसी का एक तरीके से सबसे बड़ा सिरमौर माना जाता है उनमें से एक है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ये कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको देखना यह है कि जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति का, तो कैसे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो रचनात्मकता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे, लेकिन यह स्वतंत्रता एक तरह से जो मीडिया है उसकी उच्च श्रृंखलता में भी तब्दील न हो जाए। तो अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इसके नियमन का जो दायित्व है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया है।
मैं समझता हूँ मित्रों कि इस टॉपिक के बारे में इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा, और मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो सामग्री हो सकती है इनके बारे में, वही आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, और जानबूझकर मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप बेवजह भटके नहीं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो आप जानते हैं कि औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस देने के बारे में रिकमेंडेशन की है। रिजर्व बैंक के जो अपने आंतरिक समूह थे उसने कहा है कि औद्योगिक घरानों को बाकायदे बैंकों के लाइसेंस दिए जाएं। इस पर हम लोगों ने डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चा की थी। अभी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन थोड़ी सी बात मुझे लगता है कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए। बैंकों की जो स्थिति है उन सब से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। कुछ समय पहले यस बैंक का क्या हाल हुआ आपको मालूम है। दूसरे बैंकों के भी क्या हाल हो रहे हैं। उन बैंकों का बाकायदे सरकार को अधिग्रहण करना पड़ रहा है, उन्हें बचाना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों में पब्लिक का पैसा है। आखिर में पब्लिक के पैसे का संरक्षक कौन बने, तो वो तो सरकार ही कर सकती है। तो अब जो एप्रीहेंशन व्यक्त किए जा रहे हैं कि इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस तरह की आशंका व्यक्त करने वालों में हमारे जो पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक के रहे रघुराम राजन, वो प्रमुख व्यक्ति हैं। उनका ये मानना है कि अब आप देखिए कि अब बाकायदे अब विजय माल्या को देख रहे हैं, नीरव मोदी को देख रहे हैं, वो सब बैंकों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो वापस नहीं करते, तो हमारा एनपीए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक नुकसान में होते चले जा रहे हैं। अब ज़्यादातर ये बड़े घराने हैं, मतलब हमारा जो टोटल एनपीए है उसका 13% तो केवल कारपोरेट सेक्टर वालों के लिए है, वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, तो अगर इनके ही बैंक हो जाएंगे तो आप सोच के देखिए क्या होगा। इनके ही बैंक हैं, इनको ही ऋण लेना है, तो कौन इनकी छानबीन करेगा? भैया जितना ऋण लेना है ले लो, और इसके बाद तुम्हारा ही बैंक है, कर्जा ले लो, इसके बाद वापस मत करो, और एक दिन कह दो कि बैंक का दिवालिया निकल गया। उसमें तो आपका ही केवल पैसा लगा नहीं है, उसमें पब्लिक का भी पैसा है, पब्लिक बेचारी ठगी गई। एक ये बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। दूसरा ये कि ये जो औद्योगिक घराने हैं ये बहुत ही पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनके पास राजनीतिक प्रभाव होता है इनका, तो अपने राजनीतिक प्रभावों का भी, राजनीतिक दबाव का कह लीजिए, इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार पर दबाव डाल करके वो अपने ही हित की नीतियां बनवाने लगेंगे, तो पता लगा कि फिर से यहाँ पब्लिक किनारे हो गई। तीसरा एप्रीहेंशन ये भी है कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो लगातार सुनते रहते कि नुकसान में है, नुकसान में है, तो पता लगा कुछ समय के बाद यही होगा कि भैया इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बंद करो यार, इनका प्राइवेटाइजेशन कर लो और इनको दे दो, औद्योगिक घरानों को भी दे दो। तो हो सकता है कि राजनीतिक दबाव इसमें काम कर जाए, तो पब्लिक सेक्टर के सारे जो बैंक हैं ये प्राइवेट बैंक बन जाए। और अगर ये प्राइवेट बैंक बन गए तो आप देखिए कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं ये सोशल वेलफेयर के कितने काम करते हैं। भाई किसानों को भी ऋण देना है, गांव वालों को भी ऋण देना है, छोटे व्यापारियों को भी ऋण देना है, और उसमें से बहुत से ऋण इनके वापस नहीं आते। तो इस तरह के वो सोशल सेक्टर को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये प्राइवेट बैंक तो उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर उसका क्या होगा? पूरी तरह से हमारा सोशल सेक्टर जो है वो एक तरीके से किनारे हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो औद्योगिक घरानों को लाइसेंस देने के विरोध में कही जा रही हैं, वो आपको बाकायदे आपकी जानकारी में होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। चूंकि अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, तो फिलहाल यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे यह लगा। दोस्तों, अब मैं इसके बिल्कुल अंतिम टॉपिक पर आता हूं, और एक शब्द है ट्रंपवाद। अब ये शब्द आपको आगे चल करके हो सकता है कि पढ़ने को मिले कि ये ट्रंपवाद क्या है। 4 साल तक जो हमारे ट्रंप जी थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और उन्होंने बहुत सी ऐसी उटपटांग चीज़ें की हैं कि लोग आश्चर्यचकित से हो जाते हैं कि ऐसा उन्होंने कैसे किया है, या ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका जो वर्ल्ड लीडर कहलाता है उसका राष्ट्रपति इस तरीके की बातें कैसे कर रहा है। तो उन्होंने जो उटपटांग कुछ बातें कही हैं, तो उनको एक तरीके से ट्रंपवाद का नाम दे दिया गया है, व्यंग में ही दिया गया हो। तो अब आप देख लीजिए कि इनमें किस किस तरह की चीजें हैं। घटनाओं को लेकर के कुछ तथ्य निकाले गए हैं कि ट्रंपवाद क्या है। जैसे मार्क्सवाद होता है, समाजवाद होता है और पूंजीवाद, उसी तरह से ट्रंपवाद है। तो इसमें विचित्र सी चीजें हैं, बेहूदी सी चीजें हैं, प्रतिक्रियावादी चीजें हैं, जातिवादी चीजें हैं, नस्लवादी चीजें हैं, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं बस। ट्रंपवाद का मतलब क्या है? नस्लवादी नफरत। आपने देखा कि अश्वेतों से ये घृणा करते थे ट्रंप, और यहां तक कि वो कहते हैं अमेरिका अमेरिकियों के लिए। तो नस्लवादी जो नफरत होती है वो ट्रंपवाद है।
स्त्रियों को कम मानना, सेकेंड सिटीजन मानना, स्त्री नारियों के प्रति इनके मन में बहुत दुराग्रह रहे हैं और बीच बीच में इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट भी दिए हैं। जो अप्रवासी लोग हैं उनको हमेशा शक की निगाह से देखना। देखिए, उन्होंने नारा ही दिया था कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, और उन्होंने बहुत से प्रतिबंध लगाए कि इन देशों से नहीं आ सकते, इन देशों से लोग नहीं आ सकते, अप्रवासियों को जो आए हुए हैं कैसे निकाला जाए, जो आपके जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड देना है, नागरिकता देनी है, उसको कठिन बनाया जाए। तो अप्रवासियों को शक की निगाह से देखना, जबकि अमेरिका जो बना है वो केवल अप्रवासियों के कारण ही बना है। अमेरिका मूलतः प्रवासियों का देश ही है। अमेरिका ने एक नीति अपनाई थी कि विश्व के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं यदि वो अमेरिका में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और अमेरिका का निर्माण ही अप्रवासियों ने किया है। ट्रंप इसके उल्टा चल रहे हैं। और इसके बाद है कि जो भी ट्रंप का विरोध करता था उसे वो राजनीतिक दृष्टि से गद्दार करार देते थे। मतलब जो भी उनका विरोध कर रहा है वो देश का गद्दार है। ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि भैया विरोध होना तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, लेकिन ट्रंप जी उसे स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए वो जो विपक्ष के लोग होते थे ना, उनको मतलब भाषा देखिए कि जानवरों का झुंड है, क्राउड ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल्स, इस तरीके से वो विरोधियों को कहते थे। और फिर अमेरिका पर जो सबसे पहला जो अधिकार है वह बेसिकली गोरे लोगों का है। एक प्रकार से कह लीजिए फिर से श्वेतवादी नीति को लेकर के वो आ रहे हैं। मतलब जो श्वेत लोग हैं वो सर्वोत्तम हैं। और फिर बाकायदे सार्वजनिक जब बहस होती थी तो आप देखिए कि किस तरह से वो फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और एक बात आप और भी कह सकते हैं कि ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, जो विचार रहे हैं, वो तर्कवादी नहीं रहे हैं, अंधविश्वासी रहे हैं, या ये कह लीजिए अहमक किस्म के रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि तानाशाही टाइप के रहे हैं, या दक्षिणपंथी रहे हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि जब कोरोना अमेरिका में फैला तो देखिए वो क्या क्या कहते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में इतनी तेज़ी से कोरोना फैलता चला गया। और ये कहा जाता है कि ट्रंप जो चुनाव हारे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि वे कोरोना की स्थिति को नहीं संभाल पाए। तो वैज्ञानिक जो सोच है उसका लगातार तिरस्कार करते रहे हैं, तर्क से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं ये ट्रंपवाद के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा, ताकि अगर आर्टिकल में कोई ट्रंपवाद शब्द आपको पढ़ने को मिला तो आप समझ सकें कि अच्छा इसका क्या अर्थ है। अलग से मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रंपवाद पर कोई प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे मुख्य विषय के बारे में। अब हम अंतिम चरण पर हैं और वह है संदर्भ, रेफरेंसेस। मैं आपको कुछ बस संदर्भ बता रहा हूं, इन्हें आप ध्यान से सुन लें। बस कुछ ही संदर्भ में रखूंगा। पहला तो यह है कि विश्व बैंक ने 2017 की रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने 176 देशों को शामिल किया है, और उसके आधार पर उसने घोषणा की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया में जो खुशहाली है उसका आधार जीडीपी नहीं है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, उसका आधार और भी कुछ दूसरे हैं। और ये बात बहुत समय से कही जा रही है, लेकिन चूंकि एक नई रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट आई है ये इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंतर्गत, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम। तो ये चूंकि लेटेस्ट रेफरेंस है, विश्व बैंक ने कहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों चूंकि हम प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं 2-3 रेफरेंसेस आपको और देना चाहूँगा कि जो प्रसन्नता है देखिए उसका आधार क्या है। ये आपके निबंध में भी काम आ सकता है। जो हमारे अमर्त्य सेन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक जो फ़कीर है वो सबसे कम उपभोग करता है। ये कंज्यूमरिज्म को लेकर के है। वो खाता थोड़ा सा खा लिया, कपड़े पहन लिए, घूम रहे हैं, बस सबसे कम उपभोग करता है लेकिन खुश रहता है, सबसे ज़्यादा खुश रहता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हवेली में रह रहा है, एयर कंडीशन महल में रह रहा है, बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहा है, आप देखिए कितना उपभोग करता है, वो प्रसन्न नहीं रहता, या हो सकता है कि वो प्रसन्न न हो। तो ये प्रसन्नता का एक आधार है, यानी कि प्रसन्नता का जो आधार है वो उपभोग नहीं है। चलिए हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को देख लेते हैं। कार्ल युंग का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है कार्ल युंग। उन्होंने ये कहा कि जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, वो बेसिकली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सब कॉन्शियस माइंड है, जब वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, उन दोनों में समन्वय हो जाता है, तब हम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये कार्ल युंग ने कहा, यानी कि आनंद हमारे चेतन और अवचेतन के मिलने से प्राप्त होता है, कि समन्वय से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 2 रेफरेंस मैंने दिए हैं, और इसका अर्थ केवल यही है कि जो आनंद है अगर आपको प्राप्त करना है, प्रसन्नता, तो ये नहीं कि आप उपभोग बढ़ाते चलिए, आज मकान है, फिर गाड़ी है, फिर एयर कंडीशनर है, तो खुश होते आप चले जाएंगे, खुशहाली बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
जिसका अवचेतन और अवचेतन मन इन दोनों में समन्वय स्थापित हो जाता है, वही बेसिकली आनंद का उपभोग करता है। एक अंतिम रेफरेंस कि भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि सन 2030 तक हम अपने यहाँ की 2.60 करोड़ हेक्टेयर, याद रखिए एकड़ नहीं है हेक्टेयर, 2.60 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को, जिसे आप बंजर भूमि कह सकते हैं, उसको सामान्य बनाएंगे। ये उसका लक्ष्य है। सन 2030 तक 2.60 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को सामान्य बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो दोस्तों, ये नवंबर महीने के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ बातें थी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगी। आप इन्हें ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, इस पर विचार करें और भरपूर उपयोग में लाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।